Okay, okay. So let's start now. Yeah, of course, sir. So first of all, good afternoon to everybody. In our previous lecture, we had discussed about phrases, clauses, and sentences. Today, we are going to talk about parts of speech. That is the most important chapter of English grammar. Once learn this chapter thoroughly, you will be able to understand each and every concept of English language. So I request everybody to be attentive and concentrate on what I am going to say. देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है. It would not be exaggeration if we say this is the foundation of English grammar. So I request everybody to learn with great sincerity. पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, इसको हम पहले समझें. जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंग्लिश में सेंटेंसेस शब्दों से मिलकर के बने हैं और किसी वाक्य में काम आने वाला प्रत्येक शब्द, एवरी वर्ड यूज्ड इन ए सेंटेंस, किसी सेंटेंस में काम आने वाला प्रत्येक शब्द किसी न किसी भूमिका में होता है, उसका कोई न कोई काम होता है. बिना काम का इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ड नहीं होता है. हर सेंटेंस का, हर वर्ड का अपना एक रोल है और कोई शब्द किसी वाक्य में काम क्या कर रहा है, उसके काम के आधार पर उसको अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है. इसी डिवीजन को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. वर्ड्स are ossified or divided into subgroups according to the work they perform in a sentence. किसी सेंटेंस में कोई शब्द क्या काम कर रहा है, उसके काम को हम आइडेंटिफाई करें और उसके काम को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको रेस्पेक्टिव ग्रुप में रखें. ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है. इसको एक बार हम समझ लेते हैं ठीक से, फिर किसी भी सेंटेंस का एनालिसिस हम बहुत आसानी के साथ में कर सकते हैं, उस सेंटेंस का पूरा पोस्टमार्टम कर सकते हैं. तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसको अंग्रेजी में वर्ड क्लास भी कहा जाता है, वर्ड क्लास, और हिंदी में इसे कहा जाता है शब्द भेद. हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले लोग शब्द भेद पढ़ते हैं, तो ये अंग्रेजी का वर्ड क्लास है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है. अब आपने देखा होगा कि हमारा मान लीजिए गांव है या एक शहर है, उस गांव में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं. तो किसी आदमी की पहचान दो तरह से होती है. एक तो जिस जाति में वो पैदा हुआ है, वो जाति उसकी पहचान है, और दूसरी पहचान है उसका काम. किसी भी आदमी की दो तरह की पहचान होती है. एक तो जिस जाति में पैदा हुआ है, वो जाति उसकी पहचान है, वो उसका पहचान समूह है, और एक व्यक्ति जो काम कर रहा है वो उसकी पहचान है. तो यहां पर हमें मूल रूप से जो फोकस करना है वो ये है कि किसका काम क्या है, उसके काम के आधार पर उसको हम ग्रुप में रखेंगे. मान लीजिए एक आदमी ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ, उसकी जाति ब्राह्मण है,
ठीक है, उसकी पहचान ब्राह्मण के रूप में है। लेकिन अगर वो काम कारपेंट्री का कर रहा है, अगर वो काम कारपेंट्री का कर रहा है, तो वो जो ग्रुप में जाएगा वो कारपेंट्री वाले ग्रुप में जाएगा। तो उसके काम के आधार पर, न कि वो फॉर्म क्या है उसकी। यहाँ पर दो चीजें हैं, फॉर्म एंड फंक्शन। किसी भी वर्ड की अपनी एक फॉर्म होती है। फॉर्म का मतलब उसकी जाति। फॉर एग्जाम्पल, एक शब्द है पुअर, POOR, पुअर। पुअर को हम भी जानते हैं कि ये एक एडजेक्टिव है। पुअर जो है वो एक एडजेक्टिव है। पुअर की फॉर्म जो है वो एडजेक्टिव की है। लेकिन अगर यही पुअर किसी सेंटेंस में लगे, किसी सेंटेंस में शब्द काम में आए, तो उसके काम को हम आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम कहेंगे कि ये पुअर क्या है, ये नाउन है या एडजेक्टिव है या कुछ और है। ये तय करेंगे उसके काम से। तो यहाँ पर जो बात ठीक से समझने की है वो यह है कि किसी वाक्य में काम आने वाले प्रत्येक शब्द की अपनी एक भूमिका होती है, उसका अपना एक किरदार होता है, उसका अपना एक रोल होता है। उस रोल को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। और वंस द रोल इज आइडेंटिफाइड, यू कैन इजीली पुट द सर्टेन वर्ड इन ए ग्रुप। तो पहले किसी सेंटेंस में किसी शब्द का काम क्या है ये पहचानना, ये स्किल हमें डेवलप करनी पड़ेगी। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इस कंसेप्ट को समझने का प्रयास करें। मैं कुछ सेंटेंस बता रहा हूं आपको। शी रीच्ड दिल्ली आफ्टर 7 o'clock. I repeat, she reached Delhi after 7 o'clock. यहां पर आफ्टर 7 o'clock, she reached Delhi after 7 o'clock. यहां पर शब्द जो है वो आफ्टर, इसको आप ध्यान में रखें। आफ्टर का काम क्या है। इसके नीचे एक और सेंटेंस में बता रहा हूं, followed by this sentence. She reached Delhi after her father have arrived. She reached Delhi after her father had arrived. She reached Delhi after her father had arrived. इन दोनों सेंटेंसेस में आफ्टर है। पहले सेंटेंस में जो आफ्टर है, आफ्टर 7 o'clock, यहां पर आफ्टर का जो काम है वो प्रेपोजिशन का काम है, बिकॉज इट इज फॉलोड बाय नाउन। आफ्टर के बाद में जो भी शब्द आएगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, और हमेशा ए प्रेपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय ए नाउन। तो ये जो आफ्टर है वो यहाँ पर प्रेपोजिशन है। और दूसरे सेंटेंस में शी रीच्ड दिल्ली आफ्टर हर फादर हैड अराइव्ड, यहाँ पर आफ्टर जो है वो कंजंक्शन का काम कर रहा है। पहले सेंटेंस में जो आफ्टर है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे प्रेपोजिशन के रूप में, और दूसरे सेंटेंस में जो आफ्टर है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे एक कंजंक्शन के रूप में। और देखें, the after effects of drugs are very bad. The after effects of drugs are very bad. दवाइयों के बाद के जो परिणाम होते हैं वो बहुत खराब होते हैं। तो इफेक्ट्स, इफेक्ट से वो तो नाउन है, और नाउन से पहले आफ्टर लगा है। यहां पर शब्द वही है आफ्टर, लेकिन यहां पर वो एडजेक्टिव काम कर रहा है। यहां पर आफ्टर जो है वो एडजेक्टिव है। और देखें, दे रिटर्न्ड सून आफ्टर, दे रिटर्न्ड सून आफ्टर, वे तुरंत बाद लौट आए। सून आफ्टर, यहां पर भी आफ्टर है। यहां पर जो आफ्टर है वो एडवर्ब है।
तो शब्द एक ही है, लेकिन सभी सेंटेंसेस के अंदर उसका अपना अलग अलग काम है। उसके आधार पर उसको हम कहेंगे कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है। तो ये मुझे कैसे पता चला, ये मुझे कैसे पता चला कि ये नाउन है, ये मुझे कैसे पता चला कि एक एडजेक्टिव है, ये कैसे पता चला कि एडवर्ब है? यही स्किल हमें डेवलप करनी है सभी के अंदर। तो हम किसी शब्द के फंक्शन को कैसे समझें, कोई वर्ड किसी सेंटेंस में काम क्या कर रहा है, उसको हम कैसे समझेंगे, यही बात हमें सीखना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, शब्द एक ही है, लेकिन अलग सेंटेंसेस में उसके अलग अलग रोल है। उस रोल को हम आइडेंटिफाई करें और उसको उचित ग्रुप में हम उसको रखें। तो किसी वाक्य में शब्दों द्वारा किए गए काम के आधार पर शब्दों को कुल 8 समूहों में बांटा गया है। हालांकि कुछ मॉडर्न ग्रामर जो है, खास तौर पे 2010 के बाद में जितने पब्लिश हुए हैं मॉडर्न इंग्लिश ग्रामरियंस जितने भी हैं, किसी ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 बताए हैं, किसी ने 9 बताए हैं, किसी ने 10 बताए हैं, किसी ने एडजेक्टिव को अलग करके डिटरमिनर को एक अलग वर्ड क्लास में रख दिया है, किसी ने इंटरजेक्शन को माना ही नहीं है। तो इन सारी चीजों को लेकर के बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिलहाल जो जो क्लासिकल ग्रामर है इंग्लिश के, जो ट्रेडिशनल ग्रामर है, वो क्या कहते हैं उस पर हम चलेंगे। उसको पहले जानेंगे तो हम मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर को समझ पाएंगे। तो सेंटेंस में शब्दों द्वारा किए गए काम के आधार पर शब्दों को कुल 8 समूहों में बांटा गया है। वे समूह कौन कौन से हैं, विचार दे। ये समूह है नाउन, नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 preposition, number 7 conjunction, and number 8 interjection. Here I repeat: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, and interjection. These are 8 groups, and every word of English language belongs to one of these 8 groups. No word is left off in English language. Every word has its own family. कोई भी शब्द अंग्रेजी में अनाथ नहीं है, उसका अपना एक परिवार है। हमें ये करना है कि सेंटेंस में उस शब्द को हम पहचाने, उसका काम क्या है, उसके काम के आधार पर उसकी पहचान करें कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब। उसकी पहचान हम करें और पहचान करने के बाद हम उसको आइडेंटिफाई करें कि ये जो है वो इस ग्रुप में जाएगा, ये नाउन में जाएगा, ये प्रोनाउन में जाएगा। अब कोई भी शब्द, किसी भी शब्द की फॉर्म कुछ भी हो सकती है, उसके फंक्शन के आधार पर ही उसे हम सर्टेन ग्रुप में रखेंगे। उसकी फॉर्म कुछ भी हो सकती है, वो किसी भी जाति से बिलोंग कर सकता है, उसकी मूल जाति कोई भी हो सकती है, उसके काम के आधार पर हमें क्लासिफाई करता है। सो दिस इज कॉल्ड वर्ड क्लास। तो पहले हमें ये जानना जरूरी है कि किसी शब्द को जब हम पहचाने, उसके काम को पहचाने, उससे पहले इन ग्रुप्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि हम नाउन किससे कहते हैं, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, जब इन सब के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक बार इनको जान लेंगे, इनको जानने के बाद में हम किसी भी वर्ड के काम को हम पहचान पाएंगे
और इनको एक बार 8 ग्रुप्स को हम जान लें, उसके बाद किसी सेंटेंस में जितने फंक्शनल एलिमेंट्स हैं उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे, तो ये स्किल धीरे धीरे के आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। सबसे पहले हम इन 8 समूहों के बारे में जान लें एक बार। उसके बाद सेंटेंस जो कॉन्स्टिट्यूट होता है, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट है इसमें जो सेंटेंस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और उसके फंक्शन होता है। इसमें सब्जेक्ट का फंक्शन होता है, ऑब्जेक्ट का फंक्शन होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन है, एडवर्ब का फंक्शन है। उन फंक्शंस को समझेंगे बाद में। पहले हम इन सारे ग्रुप्स के बारे में जान लें, उनको अच्छी तरह से पहचान लें। उसके बाद हम फंक्शंस की बात करेंगे, और उसके बाद जो है वो हम कुछ एक्सरसाइजेज करेंगे इसको लेकर के। कोशिश हम करेंगे कि आपको एक्सरसाइज दी जाए इसी तरह से किसी पीडीएफ में या कोई एक्सेसिबल फॉर्मेट में अगर कुछ ऐसा हो सके तो उसमें आपको एक्सरसाइज भी हम देंगे और उनको आप सॉल्व कर सके। आपके अगर कोई प्रॉब्लम है आपकी तो आप मुझसे पूछें। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। पहले हम बात करेंगे नाउन की। नाउन क्या होता है? नाउन की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जिसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं। नाउन की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन ये है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये है, मैं इस डेफिनेशन को एक बार बता देता हूं। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, स्टेट, आइडिया, एक्सेट्रा। किसी भी वस्तु का अपना एक नाम होता है, किसी भी व्यक्ति का अपना एक नाम होता है, किसी स्थान का अपना एक नाम होता है, किसी भाव, आपके अंदर जो भाव पैदा होते हैं उस भाव का अपना एक नाम होता है। तो बिना नाम का इस संसार में कुछ भी नहीं है। नथिंग is without name in this world. Whether it is a person, place or a thing, whatever, everything has its name. तो बिना नाम का कुछ भी नहीं है। तो नाउन जो होता है, नाउन इज a naming word. Noun is a word that names something. नाउन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी का नाम होता है। नाउन ऐसा शब्द है जो किसी को नाम देता है। प्रत्येक वस्तु का अपना एक नाम है। आप कल्पना करके देखें कि कोई वस्तु ऐसी है संसार में जिसका कोई नाम नहीं है। अगर यह हो सकता है कि इस वस्तु का नाम आपको पता न हो, मुझे पता न हो, यह हो सकता है, लेकिन उसका भी हम एक नाम रख सकते हैं अपनी तरफ से। तो प्रत्येक वस्तु का अपना एक नाम है। बिना नाम की कोई वस्तु संसार के अंदर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना नाम है, प्रत्येक स्थान का अपना नाम है, जीवन की प्रत्येक अवस्था का नाम है। बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, जब बच्चा छोटा होता है तो उस अवस्था का भी एक नाम है। इन्फेंसी, चाइल्डहुड, यूथ, एज, मदरहुड, ब्रदरहुड, बैचलरहुड। तो हर अवस्था का अपना एक नाम है, हर गुण या दोष का अपना एक नाम है। ऑनेस्टी इज ए क्वालिटी। ऑनेस्टी किसी क्वालिटी का नाम है।
तो जो भी नाम होता है वो नाउन होता है, चाहे वो नाम किसी का भी हो। तो यहां पर जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो है नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति का नाम, यानी संसार में जितने भी व्यक्ति हैं उन सबके नाम। किसी स्थान का नाम, जितनी भी जगह हैं, चाहे वो छोटा गांव हो, बड़ा शहर हो, कोई देश का नाम हो, किसी द्वीप का नाम हो, किसी महाद्वीप का नाम हो, किसी सागर का नाम हो, महासागर का नाम हो, छोटे तालाब का नाम हो, किसी बड़े बांध का नाम हो, जिसका भी नाम है, किसी भी स्थान का अपना एक नाम होता है और वो नाम हमेशा नाउन होगा। और थिंग, यहां पर थिंग जो वर्ड है वो बहुत विस्तृत है। वस्तु के अंदर वो सारी चीजें आ जाती है। मैं यहां पर थिंग की बात करता हूं, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। थिंग की जब बात करता हूं तो थिंग के अंदर क्या आता है? आपकी बॉडी में जो सेंस ऑर्गन्स हैं, आपके पास जो सेंस ऑर्गन है जिनसे आपको ज्ञान प्राप्त होता है। आप ज्ञान कहां से प्राप्त करते हैं? 70% ज्ञान व्यक्ति देख करके प्राप्त करता है। तो आपकी देखना, छूना, सूंघना, चखना, ये सारी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये सेंस ऑर्गन्स है। इन सेंस ऑर्गन्स की मदद से हम किसी भी चीज को एक्सपीरियंस अगर कर सकते हैं तो वो थिंग की कैटेगरी में आएगा। जैसे देख करके हम किसी चीज को पहचान सकते हैं। किसी व्यक्ति के लड़के को देख लिया, हमने देख करके पहचाना कि वो सुरेश है, तो उसको देख करके हमने जाना। किसी वस्तु को देख करके हम पता लगाते हैं, टेबल है, उसको देख कर हमने पता लगाया। हम जैसे लोग देखने का जो काम है वो अपने हाथों से करते हैं। हम वस्तुओं को छू करके पहचानते हैं और व्यक्तियों को सुन करके पहचानते हैं। तो पहचानने की क्षमता हमारे पास भी पूरी है। तो हम अपने सेंस ऑर्गन्स की मदद से जिसको भी पहचान सकते हैं, छू करके हम पहचान सकते हैं किसी वस्तु को। जैसे हवा जो साइटेड लोग हैं उनको भी हवा दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन हवा जैसे ही हमारी बॉडी को टच करती है तो हम अपने सेंस ऑर्गन के जरिए, अपने स्किन के जरिए उस हवा को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो एयर जो है वो एक नाउन है, थिंक की कैटेगरी में आएगा। इस तरह से वॉइस, अब आवाज जो है वो आवाज कोई देख नहीं सकता, आवाज को छू नहीं सकता, आवाज को चख नहीं सकता, आवाज को सूंघ नहीं सकता, बट आवाज को हम अपने हियरिंग के जो सेंसेस हैं उसके माध्यम से हम उसको फील कर सकते हैं। तो वॉइस है वो भी एक नाउन है। इसी तरह से फ्रैग्रेंस, जो खुशबू होती है, खुशबू जो है उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, चख नहीं सकते, उसको सूंघ करके हम उसको महसूस करते हैं। स्मेल के माध्यम से हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो जो फ्रेग्रेंस है वो भी एक नाउन है। हमने अपने सेंस ऑर्गन के जरिए किसी चीज को महसूस किया है, दैट इज आल्सो ए नाउन। और बियॉन्ड दिस, इससे भी आगे जाकर के अगर हम देखें, जो चीज हमारी सेंस ऑर्गन से भी बाहर है, जो चीज अपने सेंस ऑर्गन से हम महसूस नहीं कर सकते हैं, वो हमारा भाव है, वो हमारी इमोशन है, वो हमारी सेंटिमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल हम समझे, जैसे गुस्सा, एंगर, ANGER, एंगर, गुस्सा,
गुस्से को हम न तो हम छू सकते हैं, न चख सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, न किसी भी माध्यम से हमारे शरीर के सेंस ऑर्गन से उसको महसूस नहीं कर सकते हैं। लेकिन यू कैन थिंक ऑफ दैट यू कैन थिंक ऑफ ओनली, उसके बारे में केवल आप सोच सकते हैं। तो यहां तक कि जिस चीज को अपने सेंस ऑर्गन से हम महसूस नहीं कर सकते, जिसके बारे में सिर्फ सोचा जा सकता है, वो भी एक नाउन है। हम एंगर, गुस्से को हम छू नहीं सकते हैं, ये फिजिकल फॉर्म में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, उसको सूंघ करके भी हम महसूस नहीं कर सकते हैं, केवल उसके बारे में सोचा जा सकता है। यू कैन थिंक ऑफ, दैट इज ऑल्सो ए नाउन। लव, प्रेम, प्रेम को कभी देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, रखा नहीं जा सकता। कभी सुना है आप किसी दुकान से 5 किलो प्रेम खरीद के ले आना, घर में कमी है? इट इज नेवर पॉसिबल, बिकॉज इट इज इंटेंजिबल, इट इज कंप्लीटली इंटेंजिबल। इट कैन बी फेल्ट ओनली, इट कैन बी थॉट ऑफ। दिस इज सिंपली योर इमोशन। ये केवल आपका एक भाव है जिसको आप महसूस कर सकते हैं अपने अंदर, अपने सेंस ऑर्गन से नहीं कर सकते। तो आपको अब अंदाजा लग गया होगा कि नाउन कितनी बड़ी क्लास है। आज तक हमने जो पढ़ाई की है ना, वो सिर्फ हमने डेफिनेशंस याद किए हैं। ऐसी पढ़ाई किसी काम की नहीं है जहां पर हमारे पास में जानकारियों का संग्रह है। आपका जो दिमाग है वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। आपका माइंड कैसा होना चाहिए? प्रोडक्टिव। आपका माइंड कोई स्टोरेज करने की कोई डिवाइस नहीं है। आपकी किसी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है आपका माइंड, जो सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर रखता है। आपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के बारे में जानते हैं? आप हार्ड डिस्क होती है, वो क्या करती है? इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर रखती है, लेकिन अपने अंदर कोई इंफॉर्मेशन पैदा नहीं कर सकती। वो दैट इज कंप्लीटली स्टराइल, दैट इज डेड। तो हमारा माइंड डेड नहीं होना चाहिए, हमारा माइंड फर्टाइल होना चाहिए। तो हम इंफॉर्मेशन पे फोकस नहीं करें, जानकारियों का संग्रह। हमारा दिमाग जो है वो केवल जानकारियों का संग्रह नहीं होना चाहिए, हमारा माइंड नई नई चीजें प्रोड्यूस कर सके। तो ये जो डेफिनेशन है नाउन की, उस डेफिनेशन को आपने कई बार रटा होगा, क्रैमिंग किया होगा, याद किया होगा, आपके टीचर ने भी खूब रटवाया होगा। लेकिन जब तक हम इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे व्यावहारिक जीवन में, जब तक हम इसको महसूस नहीं करते हैं, जब तक व्यावहारिक जीवन में इसको समझ नहीं पाते हैं, तब तक वो ज्ञान आपका अपना हो ही नहीं सकता। वो तो किताबों का ज्ञान हुआ। फिर तो ज्ञान केवल बोध से प्राप्त होता है। ज्ञान वही कीमती है जो हमें अपने अनुभवों से प्राप्त होता है। इसलिए मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूं कि बच्चा, जो भी स्टूडेंट सीखे, वो अपने अनुभव से सीखे, तो अपने अंदर से कुछ पैदा कर सके। वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस बात की व्यवस्था की गई है कि बच्चों का माइंड है वो फर्टाइल बने, क्योंकि माइंड फर्टाइल होगा तो ही इस देश के अंदर साइंटिस्ट पैदा हो सकते हैं। तो आप हमेशा बोध से सीखें, लर्न फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग, नॉट फ्रॉम बुक्स। तो आप अपने बोध से सीखें और बहुत कॉन्शियस होकर के सीखेंगे, तो हर चीज को आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो आपने आज पहली बार महसूस किया होगा कि जिस नाउन को एक पंक्ति के अंदर, एक लाइन के अंदर जिस नाउन को हम समझाया करते थे, वो नाउन कितनी बड़ी बात है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं, आप जब घर पे जाएंगे, इस क्लास के बाद जैसे ही आप जाएंगे,
तो आप महसूस करें कि क्या क्या नाउन है। आप आश्चर्य करेंगे कि मेरे पापा भी नाउन है, मेरी माँ भी नाउन है, मेरा भाई भी नाउन है, मेरे घर में जितनी चीजें हैं वो सब नाउन से, जितनी चीजें हैं वो सब नाउन से, जितनी चीजें मैं महसूस करता हूं वो सब नाउन से। तो नाउन को आप अपने व्यावहारिक जीवन में समझने का प्रयास करें। तो नाउन जो है वो किसी वस्तु का नाम, नेम ऑफ अ थिंग, नेम ऑफ ए प्लेस, नेम ऑफ ए पर्सन। व्यक्ति का नाम देखिए, राम, श्याम, मोहन, सुरेश, सीता, गीता, जितने भी नाम आप जानते हैं वो सभी नाउन। प्लेस का की बात करें तो अजमेर नाउन है, जयपुर नाउन है, कोटा नाउन है, राजस्थान नाउन है, इंडिया नाउन है, अमेरिका नाउन है, लॉस एंजलिस नाउन है, सैन फ्रांसिस्को नाउन है, टोक्यो नाउन है, पैसिफिक की नाउन है, एशिया जो कंटिनेंट है दैट इज ऑल्सो नाउन। जितने भी प्लेसेस के नाम है वो सभी नाउन्स हैं। और इसकी बात करें तो जितनी भी वस्तुएं आपने देखी हैं, जानते हैं जितनी वस्तुओं के नाम, वो सभी नाउन्स। तो नाउन एक ओपन वर्ड क्लास है, ये क्लोज्ड क्लास नहीं है, ये ओपन क्लास है। इसके अंदर नए नए शब्द जुड़ते जाते हैं। मान लीजिए हमारे जो खगोल शास्त्री हैं, जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उन लोगों ने मान लीजिए किसी नए ग्रह की तलाश की तो तुरंत उसको एक नाम दे देंगे, इस ग्रह का नाम ये है, और वो नाम हमारी डिक्शनरी में जुड़ जाएगा। तो हमारी नाउन की जो क्लास है वो बढ़ती रहती है, दिन रात बढ़ती है, रोज नए शब्द जुड़ते रहते हैं। तो नाउन की जो क्लास है वो एक ओपन क्लास है, इसमें नए नए शब्द आते रहते हैं। तो नाउन जो है तो आज से आप महसूस करना चालू कर दें, आप उसको समझना चालू कर दें। किसी भी चीज को देखें तो नाउन है या नहीं, उसको टेस्ट करें आप, उसका कोई नाम है या नहीं। अगर उसका नाम है तो वो नाउन नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन्स की। नाउन कितनी प्रकार के होते हैं? तो कई सारी ग्रामर्स के अंदर आपको कई भिन्न भिन्न प्रकार के नाउन्स मिल जाएंगे। कोई 5 प्रकार के नाउन बता देता है, कोई 4 प्रकार के बताता है, कोई 5 प्रकार के बताता है। हम यहाँ पर मुख्य रूप से 4 ही प्रकार के नाउन की बात करेंगे, क्योंकि वो 4 कैटेगरी ही बन सकती है बेसिकली। बाकी तो अपनी मर्जी से 10 बना सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो वो सिर्फ 4 ही बन सकती है। तो देखें, नाउन की 4 काइंड्स है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन्स। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा है सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड collective noun, and fourth abstract noun. Proper noun that is P-R-O-P-E-R, proper noun, N-O-U-N, proper noun. Common noun, C-O-M-M-O-N, common noun. Collective noun, C-O-L-L-E-C-T-I-V-E, collective noun. And abstract noun, that is A-B-S-T-R-A-C-T, abstract noun. There are 4 nouns in English language. Sorry, 4 kinds of nouns in English language. सबसे पहले हम समझेंगे प्रॉपर नाउन क्या होता है। जैसे नाम से स्पष्ट है, प्रॉपर नाउन का मतलब यह है कि किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का या स्थान का अपना एक पर्टिकुलर नेम है, तो वो प्रॉपर नाउन है। जैसे हम खुद अपने नाम के बारे में इमेजिन करें कि मेरा नाम
अगर महेश है, मेरा नाम अगर महेश है, तो महेश मेरा एक विशिष्ट नाम है, लेकिन लड़का मेरा एक जनरल नाम है। तो सभी लड़कों को लड़का कहा जाएगा। महेश भी प्राइमरीली एक लड़का है, तो कॉमन है, और महेश उसका प्रॉपर नाम है। उसका एक कॉमन नाम है, एक प्रॉपर नाम है। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली एक सिटी का नाम, तो सिटी है वो कॉमन नाउन है, और दिल्ली है वो प्रॉपर नाउन है। इंडिया है वो कॉमन नाउन है, सॉरी, इंडिया है वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन कंट्री है वो कॉमन नाउन। सभी देशों को हम कंट्री के नाम से जानते हैं, लेकिन इंडिया जो है वो कंट्री तो है, लेकिन उसका अपना विशिष्ट नाम जो है, उसका जो पर्टिकुलर नेम है वो तो है इंडिया, और उसका जो कॉमन नेम है वो है कंट्री। दिल्ली उसका पर्टिकुलर नेम है, लेकिन सिटी उसका कॉमन नेम है। तो अगर किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का या स्थान का अपना विशिष्ट नाम अगर है, तो वो प्रॉपर नाउन है, और उसका अगर सामान्य नाम जो भी है वो कॉमन नाउन है। तो हम यहाँ पर देखेंगे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को एक साथ रख करके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राम इज a proper noun, but man is common noun. Jaipur is proper noun, but city is common noun. India is proper noun, but country is common noun. Asia is proper noun, but continent is common noun. The Pacific Sea is proper noun, but ocean is common noun. सभी ओशंस का नाम ओशंस है। तो जैसे कार है वो कॉमन नाउन है, किसी भी कार को कार कहेंगे। लेकिन मारुति जो है वो किसी कार की कंपनी का नाम है, उसका अपना एक विशिष्ट नाम है। ऑटोमोबाइल कंपनी कोई भी है, उसका अपना एक विशिष्ट नाम है, तो वो एक प्रॉपर नाउन हुआ। ठीक है, जैसे आप देख ले कि एक ट्रेन है, सभी ट्रेनों को हम ट्रेन के नाम से जानते हैं, उसका एक साधारण नाम है। लेकिन हमने कह दिया मेवाड़ एक्सप्रेस, द मेवाड़ एक्सप्रेस। द मेवाड़ एक्सप्रेस किसी ट्रेन विशेष का नाम है, तो वो प्रॉपर नाउन हुआ, लेकिन ट्रेन है वो कॉमन नाउन है। तो किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का अपना एक पर्टिकुलर नेम जो होता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, एंड द जनरल नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन और अ थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में ये डिफरेंस है। तो प्रॉपर नाउन जो होता है उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है। प्रॉपर नाउन की पहचान क्या है? पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है, और कॉमन नाउन का पहला अक्षर कैपिटल नहीं होगा। इसीलिए आप अपने नाम का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लिखते हैं, बिकॉज योर नेम इज ए प्रॉपर नाउन। लेकिन हम बॉय लिखेंगे तो बॉय का पहला अक्षर स्मॉल आएगा, तो प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। ये इसकी एक पहचान है। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है, ये आपने समझा होगा। कॉमन नाउन जो है वो एक बहुत बड़ी क्लास है। जितने भी नाउन्स हैं कॉमन तो है ही, बाद में वो प्रॉपर हो सकते हैं। कॉमन तो सारे नाउन्स कॉमन ही है,
फिर अगर किसी, जैसे मान लीजिए एक विलेज है, विलेज है वो कॉमन नाउन है, हर गांव का नाम विलेज है, लेकिन उस विलेज का नाम अगर सूर्यनगर है, तो सूर्यनगर जो है वो तो प्रॉपर नाउन हुआ, लेकिन विलेज है वो कॉमन नाउन हुआ। तो कॉमन नाउन अपने आप में एक बहुत बड़ी क्लास है। सारे नाउन्स पहले कॉमन है, उसके बाद फिर कुछ और है। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है ये आपने समझा होगा। अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? किसी समूह का नाम। अब जब हम नाउन पढ़ रहे हैं तो समूह किसका होगा? व्यक्तियों का समूह होगा, या वस्तुओं का समूह होगा, या जगहों का समूह होगा, स्थान का समूह होगा। तो किसी समूह का, पूरे समूह का एक नाम रखते हैं, वो कलेक्टिव नाउन है। नेम ऑफ अ ग्रुप, अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ प्लेसेस, कलेक्शन ऑफ पर्सन्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर भारी संख्या में लोग किसी स्थान पर खड़े हैं तो उस जन समूह को हम क्या कहेंगे? भीड़ कहेंगे, क्राउड। सो क्राउड इज ए कलेक्टिव नाउन, दैट इज ए कलेक्शन ऑफ पीपल। क्राउड is collective noun. Why is it collective noun? Because that is a collection of people. Crowd is a collective noun. Mob, M-O-B, mob, that is also a collective noun. Mob का मतलब भी होता है भीड़। खासतौर पे क्राउड और मॉब में डिफरेंस क्या है? दोनों का अर्थ भीड़ होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। मान लीजिए कोई मदारी खेल दिखा रहा है और बहुत सारे लोग जमा हो गए, तो वो क्राउड है। लेकिन अगर कुछ लोगों के बीच में क्लैशेस हो गए और दो आपस में झगड़ रहे, तो वो एक मॉब हो गया, दैट इज मॉब। तो मॉब जो होता है ना, वो आमतौर पे वायलेंट होता है, वो हिंसक होता है, लेकिन क्राउड हिंसक नहीं होती है। तो मॉब जो है वो भी कलेक्टिव नाउन है। जैसे पशुओं का झुंड है, जानवरों का झुंड है, जिसमें गायें भी है, बकरियां भी हैं, भैंसे भी हैं, सारे मवेशी जितने भी इनका झुंड है वो जा रहा है, तो झुंड को हम क्या कहेंगे? हर्ड कहेंगे। हर्ड, HERD, हर्ड, ये कलेक्टिव नाउन है। पक्षियों का दल है, पक्षियों का समूह है, आकाश में एक साथ दल बना करके उड़ रहे हैं, तो वो कहलाएगा फ्लॉक, FLOCK, फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब होता है पक्षियों का दल, पक्षियों का समूह, उसको हम फ्लॉक कहते हैं। इसी तरह से कारों का काफिला एक साथ जाता है, जैसे मंत्री जी जाते हैं तो उनके आगे पीछे 15-20 कारें दौड़ती हैं, एक साथ पूरा काफिला जाता है, कारवां चलता है। वो जो काफिला होता है कारों का, उसको हम कहते हैं फ्लीट, FLWT, फ्लीट। या छोटी नावें जो होती हैं उनका समूह, समुद्र के अंदर छोटी छोटी नावों का समूह एक साथ निकलता है मछली पकड़ने के लिए, तो वो जो समूह, उसको भी फ्लीट बोला जाता है। तो छोटी नावों का जो समूह होता है या कारों का जो काफिला होता है, उसको भी हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो ये फ्लीट बोलते हैं, फ्लीट इज ए कलेक्टिव नाउन। उसके अलावा देखेंगे हम कि कुछ सदस्यों का समूह है। जैसे हम देखते हैं रिकॉर्डिंग क्लब में, मान लीजिए एक पैनल है, वो पैनल है, वो भी एक कलेक्टिव नाउन है। पैनल एक आदमी की पैनल तो हो नहीं सकती, तो उसमें पैनल में 4-5 लोग होते हैं, तो वो भी, जैसे आपका रिकॉर्डिंग क्लब चलाने वाली एक एडमिन पैनल है,
दैट इज आल्सो ए कलेक्टिव नाउन। एक कमेटी है, समिति है, हिसाब की तरफ किताब रखती है, नए नए फैसले लेती है सारे, तो कमेटी, COMMITTE कमेटी, दैट इज आल्सो ए कलेक्टिव नाउन। कोई जूरी होती है, कोई फैसला करने के लिए कोई जूरी बनती है, सदस्यों का समूह बनता है, तो जूरी है वो भी एक कलेक्टिव नाउन है। कमेटी है वो भी कलेक्टिव नाउन है। सोसाइटी है वो भी कलेक्टिव नाउन है। क्लास है वो भी कलेक्टिव नाउन है। टीम है वो भी कलेक्टिव नाउन है। आर्मी है, दैट इज ए कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। आर्मी भी कलेक्टिव नाउन है। तो वस्तुओं का, व्यक्तियों का, स्थानों का जो समूह होता है वो कलेक्टिव नाउन है। तो पूरे समूह का एक नाम होता है, वो कलेक्टिव नाउन। अब हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। देखो कुछ लोग अपना हैंड रेज कर रहे हैं, लेकिन हम लास्ट में 10 मिनट्स के लिए हम क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे। उसमें कोशिश करेंगे आपकी सवालों का जवाब दें, और बाद में अगर फिर भी आपको मौका ना मिले तो मैंने आपको कह रखा है कि आप मेरे पर्सनल चैट पर मैसेज भेजें, उसका जवाब मैं आपको दूंगा। चौथा जो है बिल्कुल सर, यस 450 हो गए हैं। हाँ तो नो प्रॉब्लम सर, कंटिन्यू करें, आप जैसा चाहेंगे वैसा मतलब करेंगे। आप हाँ, तो मतलब बताएं। ये मैं लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बता देता हूँ, फिर खत्म करते हैं इसको। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है ना? यस सर, यस सर। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसके बारे में केवल सोचा जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, आप अपने सेंस ऑर्गन से उसको महसूस नहीं कर सकते हैं। छू करके, चख करके, देख करके, सूंघ करके आप महसूस नहीं कर सकते हैं। आप केवल उसको, उसके बारे में सोच सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन से? जैसे लव का मतलब प्रेम, अफेक्शन स्नेह, अफेक्शन स्नेह, ब्यूटी सौंदर्य, सौंदर्य को केवल आप महसूस कर सकते हैं। सुंदर चीज को देखा जा सकता है, लेकिन सौंदर्य को देखा नहीं जा सकता, उसको केवल महसूस किया जाता है। तो ब्यूटी है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी ईमानदारी, ब्रेवरी बहादुरी, चाइल्डहुड बचपन, यूथ युवावस्था, एज वृद्धावस्था, ब्रदरहुड भाईचारा, हाइट ऊंचाई, विड्थ चौड़ाई, डेप्थ गहराई। ये जितने मेजर हैं, मेजर जिनको, इनके बारे में सोचा जा सकता है केवल, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। So abstract noun is that you can think of only. You cannot feel it through your sense organs. तो हमने इन 4 प्रकार के नाउन्स के बारे में बात की, लेकिन ये जो है वो केवल आपके, ये जो क्लासेस हैं वो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए है। ये इंफॉर्मेटिव तो किसी ग्रामर की बुक से आप सारी चीजों को पढ़ेंगे, बहुत सारे मल्टीपल आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, कई सारी एक्सरसाइज मिलेंगी। प्रैक्टिस करेंगे जितना ज्यादा, उतना ज्यादा अच्छा सीखेंगे। प्रैक्टिस करने से ही आपका माइंड प्रोडक्टिव बनेगा। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्रैक्टिस वेल। नाउ संदीप, लेट्स टेक क्वेश्चन आंसर सेशन। यस सर, थैंक यू सो मच सर। यस दोस्तों, उम्मीद है आप सबको आज का सर का लेक्चर भी हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा लगा होगा, और समझ में, खैर सर का आए ना ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो आपने सब कुछ समझा होगा और अपने अपने क्वेश्चंस भी तैयार रखे होंगे। एक रिक्वेस्ट है मेरी, आपको रेज हैंड करना है अगर क्वेश्चन पूछना है तो, और बहुत जल्दी जल्दी अपना नाम बता करके क्वेश्चन पूछें प्लीज। और दूसरा, आज की क्लास से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछें प्लीज, कोई और क्वेश्चन नहीं, केवल आज की क्लास से रिलेटेड। दिव्या जी उठा रही है संदीप भाई हाथ। मैं देख रहा हूँ जी। दिव्या जी, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई है, क्वेश्चन पूछिए अपना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे गर्म और ठंडा, उसे हम टच करके भी महसूस कर सकते हैं, तो वो भी लास्ट वाले में ही हम ऐड करेंगे?
हाँ नहीं, देखो गर्म या ठंडा किसी वस्तु का गुण होता है, वो उसकी विशेषता है, तो वो एडजेक्टिव होगा, वो नाउन नहीं होगा। ओके जैसे कोल्ड विंड, ठंडी हवा, है ना, हॉट वाटर, गर्म पानी, तो हॉट तो पानी की विशेषता है, हॉट है वो, तो वो नाउन नहीं है, वो एडजेक्टिव है। जी मोनू भाई, आपके पास रिक्वेस्ट आई है, अनम्यूट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए। मोनू वर्मा। Hi sir, good evening. गुड इवनिंग। यदि क्वेश्चन करता हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है सर कि सबसे पहले तो ये कि जैसे हिंदी में पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, समूहवाचक, हाँ द्रव्यवाचक और ये सब हाँ चीजें, हाँ तो ये इंग्लिश हाँ में भी सेम होती हैं? हाँ हाँ, ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है सारी, बिल्कुल सेम होती है। ओके। और जातिवाचक संज्ञा जिसको आप कहते हैं वो दूसरा प्रॉपर क्वेश्चन नाउन मेरा है। हाँ जी बताइए। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है सर कि अगर सपोज हम कोई, जैसे आप जैसे प्रैक्टिस की बात करें, तो ग्रामर की अगर कोई बुक हमें लेनी हो, जैसे आजकल तो ई टेक्स्ट वगैरह में अवेलेबल है, तो कोई अच्छी ग्रामर की बुक का आप नाम बता दीजिए ताकि उससे हम थोड़ा और एक्सप्लोर कर सकें इन हाँ सब। तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड ओके कंपोजिशन, रैन एंड मार्टिन की जो किताब है वो सिंपली अपने जो सुगम्य पुस्तकालय है उस पर अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बुक शेयर पे मिल जाएगी सर? बुक शेयर पे उपलब्ध नहीं है, ये सुगम्य पुस्तकालय पे है। बुक शेयर पे तो जो आपको ग्रामर मिलेंगी वो बहुत एडवांस लेवल की मिलेंगी, बहुत अच्छी ग्रामर से बुक शेयर पे, इंग्लिश की बहुत बड़ी बड़ी ग्रामर की बुक है इसमें, लेकिन वो सभी एडवांस लेवल की मिलेंगी आपको। तो लेकिन सुगम्य पुस्तकालय पे आपको हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन भी मिल जाएगी, और सुल्तान चंद पब्लिकेशन की ग्रामर एक आती है, असेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, जो कि सीबीएसई में पहले चलती थी। तो वो ग्रामर भी आपको सुगम्य पुस्तकालय पे उपलब्ध है, सिंपली रीडिंग ऐप में भी आप इसको सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। प्रदीप भाई क्वेश्चन पूछिए अपना, अनम्यूट है आप ऑलरेडी। प्रदीप रजाक नाम आ रहा है, आप नहीं क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चलिए हम नेक्स्ट के पास चलते हैं। चलिए सर, मेरे ख्याल से क्वेश्चंस हो गए पूरे, और कोई बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, तो विनोद भाई अनम्यूट करिए। हेलो। यस। तो मैं आमंत्रित करता हूं विनोद जी को कि थोड़ा सा रिकॉर्डिंग क्लब के भविष्य और इस क्लास के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए, आदरणीय सर का धन्यवाद करते हुए अपनी बात कहें। आदरणीय हमारे अपने परिवार के वरिष्ठ साथी आदरणीय कमर शर्मा सर, टेक्निकल सपोर्टर वरिष्ठ साथी आदरणीय मुकेश जैन साहब, समूह मुख्य प्रशासक भाई संदीप त्रिवेदी जी, और जूम एप्लीकेशन के माध्यम से इस समय हम सब के साथ जुड़े देश भर के तमाम दृष्टिबाधित साथियों का मैं सर्वप्रथम तो स्वागत करता हूं। और जैसा कि रिकॉर्डिंग क्लब का ध्येय वाक्य है, पढ़े पढ़ाएं सीखे और सिखलाएं, इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम आदरणीय कमर शर्मा सर के नेतृत्व में आप सभी की सेवा में इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस 4 अगस्त से चला रहे हैं। और आप सभी का जो सपोर्ट, आप सभी का जो समर्थन मिल रहा है, इससे हम काफी प्रफुल्लित हैं। और सर भी अपना भरपूर समय, आप नोट करते होंगे कि सर इंतजार नहीं करते हैं कि टाइम कितना हो रहा है, हम ही सर को बताते हैं कि टाइम सर 4:50 हो गया या 5 बजने वाला है, जब जाकर सर अपना कंक्लूड करते हैं। ऐसे में अमूल्य समय जो सर दे रहे हैं वो काफी आप सभी के लिए भविष्य के लिए उज्जवल बनाने होगा। और जो एक अंग्रेजी को लेकर तमाम कंफ्यूजन रहते हैं, मैं समझता हूं कि शर्मा सर के नेतृत्व में वो कंफ्यूजन सारे खत्म होंगे, और बेसिक्स जो होते हैं इंग्लिश के ग्रामर संबंधी, वो सभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। आप सभी का मैं चाहूंगा कि ऐसे ही
हम सबको सहयोग मिले। रिकॉर्डिंग क्लब के बारे में जरा सा आप सभी को बताना चाहूंगा जो साथी इस समय नए जुड़े हैं कि रिकॉर्डिंग क्लब प्रतिदिन अपने साथियों को सुबह सुबह न्यूज़पेपर्स रिकॉर्ड करके उपलब्ध कराता है और बहुत सारे पेपर हम एक्सेसिबल फॉर्मेट में पीडीएफ के रूप में भी देते हैं। राजस्थान पत्रिका की 7 से 8 फाइलें जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, संपादकीय तमाम फाइल बनाकर रिकॉर्ड की जाती है। साथ ही साथ जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है उनके लिए बुक्स रिकॉर्ड कराई जाती है और समय समय पर कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु जो मासिक पत्र पत्रिकाएं आती है जैसे योजना मैगजीन या क्रॉनिकल, ऐसे तमाम जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनको भी हम रिकॉर्ड कराते हैं और आप सभी की सेवा में प्रस्तुत करते हैं। तो आज के इस सेशन के लिए मैं आप सभी का विशेषकर आदरणीय शर्मा सर के प्रति हृदय की अंतर गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि आपका जो मार्गदर्शन, आपका जो अमूल्य समय आप दृष्टिबाधितों को दे रहे हैं जिससे उनका जो अंग्रेजी संबंधी कंफ्यूजन है वह दूर हो सके। सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कहा जाता है कि दर्पण का कभी प्रतिकार नहीं होता, सपनों का कभी आकार नहीं होता, अपने तो अपने होते हैं, अपनों का कभी आभार नहीं होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमल सर, कमल सर, फ्यू वर्ड्स एंड व्हाट वुड बी टुमारो। और एक छोटा सा जोक, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि रिकॉर्डिंग क्लब इंग्लिश का कंटेंट बहुत आता है, तो मैंने उनको, कमल सर कहते हैं कि मैं इंग्लिश सिखा दूं सबको, फिर कंटेंट देना तुम लोग। बिल्कुल। बस बहुत जल्द चालू हो जाएगा कंटेंट आना, सभी को उपलब्ध हो जाएगा जी। और बस धीरे धीरे करके हम अपना जो रिकॉर्डिंग क्लब का जो चैनल है, यूट्यूब का चैनल, उसका ट्रेजर थोड़ा सा बढ़ाएंगे अब जी। कुछ लेक्चर्स मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आजकल। वाह वाह, बहुत बढ़िया। सारे लेक्चर्स मैं आपको भेजूंगा। जी जी जी। और वैसे ये भी कंटेंट ही है जो आप दे रहे हैं अभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कल के लिए क्या है सर, कल क्या होगा? कल हम बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। ओके, थैंक यू सर। पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट। हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट। ठीक है जैन सर। ठीक है, ठीक है सर। सर थैंक यू। जैन सर। यस सर। अब आप अपनी बात कह के क्लोज कर दीजिए सीधे डायरेक्ट। जी, आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। जी सर, मुझे ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा और पर्सनली मेरे लिए भी बहुत अच्छा था। और आज मुझे इनफैक्ट मैं पहली बार एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी समझ पाया हूँ। आज तक मैं उससे एडजेक्टिव के नाम से कंफ्यूज था। तो मेरे लिए भी ये बहुत वैल्यूएबल सेशन था, बहुत कुछ मुझे प्रोडक्टिव लर्निंग हुई। तो सर आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर सर। यस सर। So with this remarks, may I take all of yours leave and see you tomorrow. All of you, thank you so much. Bye bye. Take care. Thank you. Thank you.